अब ये रिकॉर्डिंग शुरू होने लगी है, ठीक है। नाउ इट्स रिकॉर्डिंग बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। ठीक है, इट्स रिकॉर्डिंग। और अब जनाब आपसे स्क्रीन भी शेयर हो गई मेरी, और आपको स्क्रीन नजर आ रही है अब ये? यस क्यों भाई, सर। क्या नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ? एम्प्लॉयज के स्कीम्स। एम्प्लॉय शेयर स्कीम। अच्छा भाई बच्चों, होता ये है कि जिस टाइम आप किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हैं ना, सम टाइम वो आपको ये ऑफर करते हैं लॉयल्टी रिवॉर्ड के तौर पे कि अगर आप हमारे साथ इतने अरसे काम करेंगे तो हम आपको इतने शेयर्स दे देंगे। ठीक है। अच्छा, उसमें होता क्या है, सबसे पहले वो आपको कहते हैं कि जी अगर आपने हमारे साथ इतने अरसे तक काम किया तो आपका ये राइट बन जाएगा कि आप वो शेयर ले सकें। लेकिन अगर आप इतने अरसे तक काम करते हैं तो फिर उस राइट को शेयर में कन्वर्ट भी कर दिया जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले आपका हक बनेगा कि आप शेयर ले लें, और फिर वो शेयर आपको इशू होंगे अगर आप मजीद हमारे साथ चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सूरत हाल दो हो सकती है। एक ये है आपको राइट मिला और वो राइट सेलेबल है, ट्रांसफरेबल है, आपने वो राइट बेच दिया। क्या किया? वो राइट बेच दिया। एक तो सूरत हाल ये हो सकती है। एक ये है कि आपको राइट मिला और आप वो बेच नहीं सकते। ठीक है ना। राइट मिला, राइट बेच नहीं सकते, राइट मिला बेच सकते हैं, राइट बेच दिया। दो सूरत हाल हो गई। तीसरी सूरत हाल ये है कि राइट मिला, आपने इंतजार किया, शेयर आपको मिल गए, लेकिन शेयर आप बेच नहीं सकते। ठीक है। और दूसरी सूरत क्या है, आपको राइट मिला, शेयर आपको मिल गए और शेयर आपको ट्रांसफर करने की इजाजत है, बेचने की इजाजत है। सो चार सूरत हाल हो गई। ठीक हो गया। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अब से जो आफरीदी है वो मेरे पास जॉब करता है। मैं कहता हूँ आफरीदी मेरी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप 5 साल जॉब करेंगे तो यू विल अर्न अ राइट टू हैव 2000 शेयर्स ऑफ माय कंपनी। ठीक है। आफरीदी कहते हैं ठीक है। मैं कहता हूं लेकिन 4 साल बाद आपको ये राइट हासिल हो जाएगा कि आप शेयर ले सकें, लेकिन शेयर आपको 5वें साल इशू होंगे जाके। ठीक है सर। 4 साल बाद राइट हो गया, अफरीदी को मिल गया। अब दो हिस्से हो सकते हैं यहाँ से, या मैं इसको कहूंगा कि ये राइट आप आगे सेल नहीं कर सकते, मेरी पॉलिसी है, या मैं एक पॉलिसी ये भी रख सकता हूं कि राइट सेल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में इसको किस तरह डील करना है। अच्छा, अब अगर राइट सेल कर दिया तो आप अब शेयर नहीं ले सकते क्योंकि आपने अपना राइट किसी और को दे दिया। तो उस सूरत में राइट बेचने से जो इनकम आई है उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। अच्छा, अगर आपने राइट नहीं बेचा और शेयर ले लिए, और शेयर लेने के बाद आप शेयर किसी को आजादाना नहीं बेच सकते, तो तब क्या प्रेपोजिशन होगी, और अगर बेच सकते हैं तब क्या प्रेपोजिशन होगी। ये सारी चीजें अब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ राइट और option to acquire shares under an employee share scheme granted to an employee shall not be chargeable to tax. Right या option to acquire share under an employee share scheme granted to an employee shall not be chargeable to tax. क्योंकि मेयर राइट के ऊपर कोई इनकम जनरेट नहीं होती। क्या होती है बताओ? आपके वालिद साहब की जायदाद पे आपका हक है, लेकिन क्या वो जायदाद आपकी हो गई? शरीयत के मुताबिक दो हिस्से भाई के, एक हिस्सा बहन का, 1/8 माँ का। लेकिन वो कब आपका हिस्सा बनेगा? जब आपको मिलेगा, ट्रांसफर होगा। सो हक होना किसी भी इनकम को जनरेट करता है या नहीं करता बताओ? क्या हो गया यार, खामोश हो गए सारे? तो बोलो तो सही। नहीं करता सर। हाँ ना, देखो ना बच्चे, मैं इतनी बड़ी मिसाल दे रहा हूं कि आपके वालिद की जायदाद में आपका हिस्सा है। ठीक है।
जो एक सर्टेन टाइम पे आपको ट्रांसफर होगा एज सक्सेशन, लेकिन वक्त जी से सर। पहले तो वो आपको ट्रांसफर नहीं हो सकता, बेशक आपका हक है अपने वालिद की जायदाद में। जी सर। तो कोई ये कह सकता है कि ये जायदाद आपकी है? नहीं सर। तो जो चीज आपकी है ही नहीं वो आपकी इनकम तो नहीं ना बन सकती। बिल्कुल सर। तो इसी तरह अगर वो कहता है कि मैं आपको हक देता हूं कि आप शेयर ले लेंगे, तो सिर्फ हक मिलने से कुछ नहीं हो जाता। इसीलिए उसने कहा है कि वो इनकम ट्रीट नहीं होगा, यानी इट शैल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, इट शैल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अ राइट और ऑप्शन टू एक्वायर शेयर विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, क्योंकि वो एक अभी उसकी बुक्स में कुछ आया ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3 ये सबसर्विएंट सेक्शन है, यानी जो सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ वो अप्लाई करेगा। where in a tax year an employee is issued with shares under an employee share scheme, including as a result of exercise of an option or right to acquire the shares, the amount chargeable to tax to the employee under the head salary for the year shall include the fair market value of the shares determined at the date of issue, as reduced by consideration given by the employee for the shares, including any amount given as consideration for the grant of the right or option to acquire the share। अब होगा क्या? वो ये कह रहा है कि अगर किसी एम्प्लॉई ने वो जो राइट था या वो जो ऑप्शन थी वो एक्सरसाइज कर ली और उसको शेयर इशू हुए या डायरेक्टली शेयर इशू हो गए, इन दोनों सूरतों में जिस कट ऑफ डेट पे शेयर इशू हो रहे हैं उस दिन जो शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू है वो आप ले लेंगे कि जी ये उसकी इनकम हुई। उसमें से अगर उसने उस राइट को एक्वायर करने के लिए या उस शेयर के अगेंस्ट कोई पेमेंट की है तो वो उसकी कॉस्ट बन के उसमें से लेस हो जाएगी और नेट इनकम बनेगी शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट इज इक्वल टू योर इनकम। अब इसकी मिसाल कैसे है? आफरीदी वाली मिसाल ले लें। मैंने आफरीदी को कहा 5 साल बाद आपको शेयर मिल जाएंगे, पहले राइट दिया, फिर आफरीदी को मैंने कहा अगर आफरीदी आप ये राइट लेना चाहते हैं तो आप ऐसे करें, मैंने 2000 शेयर आपको देने हैं, पर शेयर 10 रुपए आप मुझे दे दें, पर शेयर 10 रुपए राइट के तौर पर आप मुझे, राइट की कॉस्ट के तौर पे आप मुझे दे दें। आफरीदी ने 10 रुपए राइट के तौर पे दे दिए। अब टाइम आया 5 साल जब हुए, तो फर्ज करें हम 30 जून की ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैंने 30 जून को आफरीदी को 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपया शेयर इशू कर दिए। फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 100 रुपी है। ठीक है, अब मैंने आफरीदी से कहा यार 10 रुपए और दो शेयर के अगेंस्ट, क्योंकि फिर मेरे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो ये 10 रुपए आप दें। आफरीदी ने 10 रुपए भी दे दिए। अब हमारे पास 3 चीजें आ गई। आफरीदी ने राइट के अगेंस्ट कितने पैसे दिए? बोलो, क्या हो गया यार? आफरीदी पैसे दे के भूल गए हो क्या? बड़े यार जनरस आदमी हो। सर 10 रुपए। वेरी गुड। अब यहाँ पे हम करते हैं। आप लोगों को समझ नहीं आती जब तक मैं एक्सेल में आपको करके ना दिखाऊं। तो बच्चों हम जो है हमने जब राइट जो है वो एक्वायर किया था तो हमने कितने पैसे दिए थे? 10। ये पर शेयर है। शेयर कितने थे? नंबर ऑफ शेयर नहीं है, नंबर ऑफ शेयर है। ठीक हो गया? यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? आगे सर। वेरी गुड। ये कौन अब्दाल बोला? नहीं सर, हमजा। हमजा, हाँ, वेरी गुड हमजा। तो अब बच्चे ये हो गया, ये सूरत हाल हो गई, राइट एक्वायर कर लिया। अब जब हम इसे शेयर इशू हुए,
शेयर के अगेंस्ट फिर मैंने मांग लिए 10 रुपए, 2000 शेयर थे, फिर वही पोजीशन आ गई। ठीक है, अब टोटल जो है इस टाइम मुझे जो अफरीदी पे कर चुका, वो कर चुका है 40,000 रुपए अगेंस्ट 2000 शेयर। ठीक है, ठीक हो गया। जी सर, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या कि जो शेयर्स मिले इसको, FMV ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड, फर्ज कीजिए जिस टाइम शेयर मिले उस टाइम 100 रुपए वैल्यू चल रही थी उसकी, 2000 शेयर थे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये ठीक हो गया। तो अब आपको जो सैलरी में इनकम शामिल करनी है वो ये है, अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन सैलरी। ठीक है, ये बताओ जी यहां तक समझ लगी बात के नहीं? यस यस सर। सर। यही वो कह रहा। ठीक है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि वेयर इन अ टैक्स ईयर, यहां से वेयर इन अ टैक्स ईयर an employee is issued with shares under an employee share scheme including as a result of exercise of an option or a right to acquire the shares। जिस तरीके से मर्जी अगर उसे कोई शेयर इशू किए गए हैं, the amount chargeable to tax to the employee under the head salary for that year, के सैलरी के अंदर जो चार्जेबल अमाउंट होगी shall include the fair market value of the shares, fair market value of the shares determined at the date of the issue, fair market लेंगे इशू के डेट पे, as reduced by any consideration given by the employee for the shares। consideration कौन सी थी? ये consideration थी। ये क्या है? consideration against shares। ठीक हो गया। consideration given by the employee for the shares including any amount given as consideration for the grant of right। और ये क्या थी? consideration for grant of right। ठीक है, as reduced by। अब आप बेशक इसको उल्टा कर ले, मैंने इसमें वो पहले लिख दिया हुआ है, ये मतलब राइट टू ये कॉस्ट पहले लिख दिया है। आप इसको अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो जो मतलब एक, इसको हम थोड़ा सा, मैं आपको दोबारा ये यानी अगर हम इसको ऐसे करना चाहें तो ये हमने यहां से उठाया, ये हो गया। ठीक है, इसको हमने ऊपर कर दिया। ठीक है, इस पे हमने डब्बा बना लिया और ये लीजिए जनाब। अब भी बात समझ आई है कि नहीं? सर दोबारा बताएं। देखो ये FMV ऑफ द शेयर्स ले लिया, ये हमारी इनकम में ऐड होना है। ठीक है ना, 100 रुपए का शेयर है FMV, जिस दिन हमने शेयर इशू हुआ है 2000 शेयर है, तो 2 लाख रुपए इसकी जो है वो वैल्यू बन गई जो मेरी इनकम में ऐड होनी थी। लेकिन उसने कहा है कि इस इनकम में अगर एम्प्लॉय ने राइट एक्वायर करने के लिए कोई कंसिडरेशन दी है या उसने शेयर के अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन दी है, वो उसकी एज ए कॉस्ट बन जाएगी और वो उसमें से रिड्यूस होगी। तो वो दोनों मैंने इसमें से रिड्यूस कर दी कि मैंने राइट एक्वायर करने के लिए 10 रुपए पर शेयर दिए थे, शेयर एक्वायर करने के लिए भी 10 रुपए पर शेयर दिए थे, तो ये दोनों 20,000 20,000 40,000 बने।
सो 2 लाख रुपए में से 40,000 रुपए निकाल दिए तो 1,60,000 रुपए नेट एफएमवी जो है वो मेरी सैलरी में एज एन इनकम ऐड होगी। राइट सर। ठीक हो गया? जी सर। अब यहां आ जाए। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है? वेयर शेयर्स इशूड टू एन एम्प्लॉय अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम आर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। अब वो ये कह रहा है कि अगर शेयर जो इशू हुए हैं उनकी ट्रांसफर करते हुए रिस्ट्रिक्शन है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। नो अमाउंट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स to the employee under the head salary until the earlier of the time the employee has a free right to transfer the shares. नंबर 2 और नंबर 2 क्या है? the time the employee disposes of the shares, के जब तक अगर इस पे कदगन लगी हुई है, मतलब अगर अभी तो ये हमने यहां अज्यूम किया था कि वो शेयर जब उसको ट्रांसफर हो गए तो वो ट्रांसफर कर सकता है, तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि द शेयर इशूड टू एन एम्प्लॉय अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम आर सब्जेक्ट टू ए रिस्ट्रिक्शन। अगर रिस्ट्रिक्शन है तो कोई इनकम जो है वो उसकी एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में नहीं देंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे? सैलरी इनकम पे ऐड नहीं करेंगे। कब तक? जब तक कि उसके पास फ्री राइट टू ट्रांसफर नहीं आ जाता या जबकि वो एक्चुअली शेयर्स डिस्पोज ऑफ नहीं कर देता। ठीक है, और बी क्या है? द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू एम्प्लॉय शैल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द टाइम द एम्प्लॉय हैज अ फ्री राइट टू ट्रांसफर the shares or dispose of the shares as the case may, or disposes of the shares as the case may be, as reduced by any consideration given by the employee for the shares, including any amount given as consideration for the grant of a right or option to acquire the shares. जब उसको इजाजत हो जाएगी। अब आप अगर इसको देखेंगे ये वाली चीज, तो ये रेपिटिशन है किस चीज की? ये रेपिटिशन है इस चीज। यहाँ पे भी यही कह रहा था ना कि शेयर्स अगर उसे मिल गए तो फेयर मार्केट वैल्यू एज रिड्यूस्ड बाय कंसिडरेशन गिवन फॉर द शेयर्स इंक्लूडिंग एनी अमाउंट गिवन एज कंसिडरेशन फॉर द ग्रांट ऑफ अ राइट और ऑप्शन टू एक्वायर द शेयर्स। यहाँ पे भी यही था, ये देखिए यही लिखा हुआ है ना। जी सर। एन यहां से लेके यहाँ यही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। सर ये सेकंड लास्ट लाइन से एनी कंसिडरेशन गिवन बाय द एम्प्लॉय फॉर द शेयर्स। कहाँ पे? किधर की बात कर रहे हो? इसमें सर जो आपने हाईलाइट किया था सेम ऊपर वही है चीज। हाँ, तो यही तो मैं भी बच्चे कह रहा हूँ ना कि जब उसको फ्री राइट मिल जाएगा ट्रांसफर करने का तो फेयर मार्केट वैल्यू जो है जिस टाइम इसमें और इसमें फर्क क्या है? इस वाली में और इस वाली में फर्क क्या बताएं? चलें, अगर आपने मुझे फर्क बता दिया तो मैं समझूंगा कि आप जाग के मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। सर ऊपर वाले में सर ये था कि आपका के ग्रांट ऑफ राइट और ऑप्शन टू एक्वायर द शेयर्स है, और सर नीचे कंसिडरेशन फॉर द ग्रांट ऑफ राइट टू वो एक ही चीज ऑप्शन टू है, एक्वायर। एक ही चीज है, एक ही चीज है। देखो अब कुछ नजर आया? यस सर, इसमें एट द डेट ऑफ इशू है सर इसमें। और नीचे वाले में So इसमें नीचे वाले में at the time the employer has free right to transfer. देखो ना, अगर उसे इजाजत मिलती है बाद में, मतलब जैसे मैं कहता हूं कि आफरीदी 5 साल बाद आपको शेयर मिल जाएंगे, शेयर मिल जाते हैं आफरीदी को, मैं कहता हूं लेकिन 2 साल तक आप इससे ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो आफरीदी को शेयर तो इशू हुए हैं 5वें साल में, लेकिन राइट टू फ्री ट्रांसफर मिलेगा 7 साल बाद। ठीक है ना, यानी 7वें साल में। सो 7वें साल में जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो वो उस टाइम जिस टाइम उसे फ्री राइट टू ट्रांसफर मिलेगा उस टाइम जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो उसकी सैलरी में ऐड होगी। ठीक है,
राइट और सर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ए में आपने पढ़ा था कि जिस अगर फ्री राइट ना हो तो आपने सैलरी में कुछ नहीं शामिल करना, ये यही लिखा हुआ था ना। ठीक है, तो साबित ये हुआ कि अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है या खाली राइट इशू हुआ है तो आपने सैलरी में कोई इनकम शामिल नहीं करनी। लेकिन अगर वो राइट बेच देता है या उसे ट्रांसफर का राइट मिल जाता है तो जिस टाइम ट्रांसफर होनी है उस टाइम आपने उसकी इनकम सैलरी के अंदर एक चीज ऐड करनी है। और वो कैसे करनी है कि जिस डेट को राइट मिला है या जिस डेट को शेयर मिले हैं, अगर ट्रांसफर के ऊपर कोई आपको कदगन नहीं लगी हुई तो जिस डेट को आपको फ्री ट्रांसफर, अगर कदगन लगी हुई है तो फ्री ट्रांसफर का जिस दिन राइट मिला है, और अगर कदगन नहीं लगी हुई तो जिस दिन को शेयर मिले हैं उस दिन पे, उस कट ऑफ डेट पे आपने देखना फेयर मार्केट वैल्यू शेयर्स की क्या है। जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसमें से आपने अगर कोई कंसिडरेशन राइट एक्वायर करने के लिए दी है या शेयर एक्वायर करने के लिए दी है, या अगर दोनों दी हैं जैसे मैंने आपको एक्सेल में करके बताया। ये देखिए, ये फेयर मार्केट वैल्यू, अब ये ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड, फर्ज कीजिए 100 रुपए है, 2000 शेयर थे तो 2 लाख के बन गए। अब ये फेयर मार्केट वैल्यू कब की लेनी है? अगर शेयर पे रिस्ट्रिक्शन है तो जिस दिन रिस्ट्रिक्शन वेव ऑफ होगी, यानी जिस दिन फ्री राइट टू ट्रांसफर मिलेगा उस दिन की। और अगर आपको शेयर पे कोई कदगन नहीं है तो जिस दिन शेयर ट्रांसफर हुए हैं उस दिन की। ठीक है, वो फेयर मार्केट वैल्यू ले लेनी है आपने, उसमें से आपने ये दो चीजें निकाल देनी है। तो निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगी ये आपकी सैलरी में एज ए टैक्सेबल अमाउंट जो है वो ऐड होगी कि ये अमाउंट टैक्सेबल। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे क्या? फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वेयर द सबसेक्शन 2 और 3 अप्लाइज, द कॉस्ट ऑफ द शेयर टू द एम्प्लॉय शैल बी द सम ऑफ। अब लाजमी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसने जो कंसिडरेशन शेयर के लिए दिया या राइट के लिए दिया है वो दोनों मिला के उसकी कंसिडरेशन बन जाएंगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब होगा क्या? देखें, एक तो चीज ये है ना कि शेयर आपको मिल गए, ठीक है, आपने शेयर रख लिए, उस दिन आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो इनकम बन गई। अब वो शेयर आप चूंकि फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, फर्ज करें आफरीदी ने अबू बकर से पूछा, यार मेरे पास शेयर पड़े हुए हैं 2000 एजाज साहब की कंपनी के, तुमने लेने हैं? उसने कहा हाँ जी मैंने लेने हैं। कितने के दोगे? आफरीदी ने कहा यार मैंने आपको 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से देना। ठीक है, तो अब उस सूरत में क्या होगा? अब हम बात कर रहे हैं इस जगह से आगे की, इस जगह से आगे की, इस पोजीशन से आगे की बात करें। अब ये आफरीदी को 100 रुपए पे मिल गए थे। अब आफरीदी अबू बकर को कह रहा है कि मैंने आपको ये शेयर बेचने हैं कितने पे? 200 रुपए। 200 रुपए पे। शेयर कितने पे बेचने हैं? सेल वैल्यू 200 कितनी है? सेल वैल्यू हो गई 200। ठीक है, 200 पे बेचनी है। अच्छा, अब इसकी इनकम में जो है कॉस्ट ऑफ शेयर वो क्या ऐड हुई हुई थी? 100 रुपए के हिसाब से, क्योंकि मैं ऑलरेडी 100 रुपए पे तो टैक्स दे चुका हुआ हूं ना। जी सर। तो अब अगर आफरीदी जो है वो अबू बकर को शेयर बेचता है तो आफरीदी कहेगा कि जी मेरी कॉस्ट है 100 रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू जो के ऊपर मुझे पड़ी थी वो मैंने 2000 शेयर्स पर 2 लाख रुपए मेरी कॉस्ट बन गई। सेल वैल्यू 200 रुपए के हिसाब से 2000 शेयर पर 4 लाख रुपए, तो मेरी अब इनकम है 2 लाख रुपए। सो ये जब नेक्स्ट सेल करेगा तो 2 लाख रुपए इनकम टैक्स को ऑफर कर देगा कैपिटल गेन के तौर पे। ठीक है, अच्छा, वेयर इन अ टैक्स ईयर एन एम्प्लॉय, हाँ ये पांचवा पढ़ लेना फिर आपको चीज क्लियर हो जाएगी। वेयर इन अ टैक्स ईयर an employee disposes of a right or option to acquire shares under an employee share scheme, the amount chargeable to tax to the employee under the head salary for the year shall include the amount of any gain made on disposal computed in accordance with the following formula: A minus B. A is the consideration received for disposal of the right or option. B is the employee's cost in respect of that share.
अब होगा क्या, ये यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे तो हमने शेयर ले लिए थे ना, ये इस इक्वेशन में तो हमने ये किया था कि शेयर खरीद लिए थे। अगर मैं शेयर ना खरीदता और राइट को ही डिस्पोज ऑफ कर देता, क्या करता? सर राइट को डिस्पोज ऑफ कर देते। हाँ, अगर मैं शेयर ना खरीदता और राइट को ही डिस्पोज ऑफ कर देता, तो वहां पे क्या होता कि मैं लिखता जी वैल्यू ऑफ राइट सोल्ड। फर्ज कीजिए मैंने राइट बेच दिया 25 रुपए के हिसाब से, ठीक है। राइट एक्वायर करने के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़े थे? 100 पर शेयर था सर। 10 रुपी पर शेयर, ठीक है। 10 रुपी पर शेयर मैंने ये राइट, ये देखो ना, ये राइट के लिए मैंने कितने राइट्स एक्वायर्ड, 10 रुपी पर शेयर, वही मैंने यहाँ पे राइट। तो 10 रुपी पर शेयर मैंने राइट एक्वायर करने के लिए दिए थे, 25 रुपए पर शेयर के हिसाब से मैंने राइट बेच दिए, तो 20,000 मेरी कॉस्ट बनी, 50,000 मेरी इनकम बनी। तो नेट इनकम टैक्सेबल टू चार्जेबल टू टैक्स जो है वो मेरी, या नेट इनकम दैट हैज टू बी इंक्लूडेड इन माय सैलरी इनकम, वो 30,000 रुपए होगी। ठीक हो गया। अब जी इसको सर। आप ए कह लें, इसको आप बी कह लें, और ये ए माइनस बी है, ठीक है। जी सर। अब आ जाए छठा। इन दिस सबसेक्शन एम्प्लॉय शेयर स्कीम का मतलब क्या है वो बता रहा है। मींस एनी एग्रीमेंट और अरेंजमेंट अंडर विच द कंपनी में इशू शेयर्स इन द कंपनी टू एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और एम्प्लॉय ऑफ एन एसोसिएटेड कंपनी और द ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट, and under the trust deed the trustee may transfer the shares to an employee of the company or an employee of the associated company। यानी एक एग्रीमेंट है जिसके तहत एम्प्लॉय को या किसी एसोसिएटेड कंपनी के एम्प्लॉय को शेयर इशू किए जाएं। बार दफा ऐसे होता है ना, मैं मतलब जैसे मैंने कहा अफरीदी को कि मैं अपनी कंपनी के शेयर इशू करूंगा। अब अगर मेरे पास ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं तो मैं हो सकता है जिस कंपनी में अफरीदी काम कर रहा है उसकी बजाय अगर फर्ज करो अफरीदी कंपनी ए में काम कर रहा है, तो अफरीदी को मैं कहता हूँ मेरी जो कंपनी बी है मैं तुम्हें उसके शेयर दे देता हूँ, ठीक है ना, ताकि टैक्स वालों को पता ही ना चले। तो उस सूरत को भी उन्होंने यहाँ पे कवर कर दिया। सो ये थी एम्प्लॉय शेयर स्कीम। सर लेकिन ये एक एम्प्लॉय वैसे पर्सनल क्वेश्चन था ये कि सर एम्प्लॉय मान जाता है अगर कि वो कहता है कि दूसरे कंपनी का वो शेयर एक्वायर कर ले? यार एक बात बताओ, तुम आईसीआई में काम भाई कर रहे एम्प्लॉय हो, अब एक बात बताओ, तुम आईसीआई में, इरफान में या एमसीबी में काम कर रहे हो और वो तुम्हें कहें कि हम एमसीबी के 1000 शेयर दे देंगे, ठीक है, और वो भी सस्ती रकम में, तो तुम हंस के नहीं कहोगे लाओ दे दो? नहीं सर, आप जो ये इस पॉइंट की बात करो छठा है कि आप कह रहे थे ना कि फॉर एग्जांपल आपको कंपनी बी का वो कहते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी ए का शेयर देना चाहिए लेकिन हाँ, अब वो कंपनी एमसीबी बी है, का एमसीबी में देखो, एमसीबी के पास कितनी कंपनीज है ना, एमसीबी ग्रुप में, मंशा ग्रुप में निशात है। वो एमसीबी में आप काम कर रहे हो, वो आपको कहते हैं हम निशात के शेयर दे देते हैं आपको, या निशात में काम कर रहे हो कहते हैं एमसीबी के शेयर दे देते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, सही है, समझ गया सर। हम्म, नहीं सर, अब समझ गया, सही है। ठीक हो गया ना। तो चलो, जी सर। तो ये चीज अब समझ लो, ये थी टोटल शेयर स्कीम, ठीक है। सो अब आपको एक चीज पता लग गई, मोटी मोटी अब बात करते हैं, वो ये है कि हमने जब सैलरी इनकम कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हमने सैलरी, बोनस, लीव इनकैशमेंट, ये वो फलान ढींग सब ऐड कर लेने हैं। उसके बाद अगर हमें कोई परक्विजिट अलाउंसेस दिए हैं वो ऐड कर लेने हैं। उसके बाद अगर कोई शेयर स्कीम है उसके तहत कोई ये चीजें हैं ये ऐड कर लेनी है। तो हमारे पास आ जाएगी टोटल, क्या आ जाएगी? टोटल इनकम उसकी सैलरी से रिलेटेड। अब फिर उसमें से हमने क्या करना है कि टैक्स क्रेडिट्स निकालने हैं। टैक्स क्रेडिट्स क्या हैं कि अगर आपने डोनेशन दिया है किसी भी ऐसी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, बोर्ड को, ट्रस्ट को, जो कि टैक्स से मंजूर शुदा है, तो आपको उस डोनेशन पे जो है वो टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और उस क्रेडिट को निकालने का क्या तरीका है कि अगर आपने जैसे सैलरी इनकम किसी की टोटल निकल आई, तो उस सैलरी इनकम पे जो टैक्स बनता है, फर्ज कीजिए उस टैक्स को हम ए कह लेते हैं, और
जिस इनकम पे वो ए टैक्स बना है, फर्ज करें उस इनकम को बी कह लेते हैं। सो ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, सी जो है वो अमाउंट ऑफ डोनेशन है। सो उससे क्या होगा, प्रोरेटा बेसिस पे टैक्स का क्रेडिट आपको पता लग जाएगा कि कितना है। ठीक है, मसलन इसकी मिसाल मैं इधर आपको देता हूँ। फर्ज कीजिए एक आदमी की, ये डोनेशन की बात हो रही है, फर्ज कीजिए एक आदमी की सैलरी इनकम थी 70 लाख रुपए। ठीक है, कितनी थी, 70 लाख रुपए। इस पे फर्ज कीजिए टैक्स बनता था, अभी मैं ये मतलब एक्यूरेट टैक्स नहीं निकाल रहा, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए एक नोशनल फिगर ले रहा हूं। मैं एग्जैक्टली निकालना होगा तो हम रेट लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, फर्ज कीजिए इस पे टैक्स बना था 25 लाख रुपए या 20 लाख रुपए फर्ज करें। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है, ये चलो इसको 10 लाख रुपए कर दो। ठीक है, ये इसको आप फर्ज कीजिए ये ए है, ये बी है। ठीक है, और फर्ज कीजिए डोनेशन जो है वो था से 7 लाख रुपए का। 6 लाख कर लेते हैं ताकि अमाउंट थोड़ा डिफरेंट है। ये सी है। तो फार्मूला क्या था, क्यों भाई क्या था फार्मूला? ए डिवाइडेड बाय बी, हाँ, ए बाय बी इंटू मल्टीप्लाई सी। ठीक है, तो अब यहां से हमने ए पकड़ा, डिवाइडेड बाय बी पकड़ा और मल्टीप्लाइड बाय सी कर दिया। सी। तो इसका मतलब हुआ कि हमें टैक्स में क्रेडिट मिलेगा 85,714 रुपए का। तो अब ये हमारी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये हमारी ये आ गई टैक्स क्रेडिट की वैल्यू। तो अब नेट टैक्स पेएबल कितना बनेगा, नेट टैक्स पेएबल आगे क्रेडिट के बाद कितना बनेगा, ये टैक्स बन रहा था हमारा, इसमें से ये हमें क्रेडिट मिल गया, तो अब हमें इतना टैक्स पे करना। समझ लगी बात की जवानो? यस सर। ओके, जी सर जी। अब आ जाते हैं इधर। इसकी आप ये नहीं हो सकता कि आप जितना डोनेशन चाहें दे सकते हैं, इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब वो पहले तो वो बता रहा है कि डोनेशन आप दे किस किस को सकते हैं। एज ए डोनेशन टू, नंबर ए, एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन